हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज एट आरके एक्सप्लेन्स। तो प्यारे बच्चों, 12th क्लास की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा नया चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13वां चैप्टर आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एमीन्स। एमिनो के बारे में इसमें अपन पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन वाले 4 चैप्टर हैं बच्चों अपने 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, ये 4 चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम ये चाहते हैं कि इनको पहले कवर कर लें ताकि बाद में 1, 2, 3 बार इनको अपन रिवाइज कर लें। अच्छे से इनके ऊपर अपनी पकड़ होना बहुत जरूरी है। बिना इन ऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स के हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं हो सकती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका आधार है, बेस है, और ये जो 4 चैप्टर हैं वो बिल्कुल केमिस्ट्री की जान है, ये मान लीजिए आप, बहुत महत्वपूर्ण है। तो एमीन वाला चैप्टर बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। 1 by 1 इसके जो बेसिक हैं, इनके जो कंसेप्ट हैं, उनको आपको साथ साथ समझते चलना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। कोई भी बात दिमाग में आती है, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेरी आपकी आती है, तो वो निसंकोच आप पूछें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। एनसीईआरटी में ये एमीन्स हेडिंग से अपने को मिलता है। राजस्थान बोर्ड की बुक में ये आपको ऐसे वे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, इस हेडिंग से मिल जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी इस चैप्टर में हम ऐसे कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं जिनके क्रियात्मक समूह में नाइट्रोजन उपस्थित होती है। तो बात तो वही है, एमीन में जो क्रियात्मक समूह उनमें नाइट्रोजन उपस्थित है। तो कहने का मतलब किसी भी हेडिंग से ये दिया हुआ हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जो विषय वस्तु है, इसमें जो बातें हम सीखने जा रहे हैं, कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, वो सेम है। चाहे किसी भी बोर्ड की, सीबीएसई, एनसीईआरटी, कोई भी बुक आप देख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बच्चों बात करते हैं एमीन की, कि एमीन क्या है, ये कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कैसे कार्बनिक यौगिक हैं एमीन्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, तो आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि एमीन का मतलब क्या है। तो एमीन बच्चों को अमोनिया के एक या अधिक, आपको पता है बच्चों अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होती है। तो अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन को एल्किल या एरिल, सिंबल के रूप में लिख देता हूं दोनों को मैं, एल्किल या एरिल समूह से प्रतिस्थापित करने पर, यदि रिप्लेस कर दें, अमोनिया के हाइड्रोजन को हटाकर एल्किल या एरिल समूह आ जाए, प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त कार्बनिक यौगिक एमीन कहलाते हैं। एमीन कहलाते हैं। ये देखिए बच्चों, बिल्कुल क्लियर बात कि जो अमोनिया होती है, एमीन है, वो अमोनिया के व्युत्पन्न हैं, डेरिवेटिव हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। इट मींस एमीन है वो अमोनिया से बनी हुई है। कैसे बनती है वो अमोनिया से, कि अमोनिया में NH3 सूत्र होता है अमोनिया का। अमोनिया के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को, यानी हाइड्रोजन हट जाए, किससे रिप्लेस हो जाए वो, उसकी जगह अगर एल्किल या एरिल समूह से वो प्रतिस्थापित हो जाए, रिप्लेस हो जाए, हाइड्रोजन हट जाए, उसके स्थान पर एल्किल या एरिल समूह आ जाए, तो ऐसा होने से जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं वे एमीन कहलाते हैं। तो बच्चों
और बिल्कुल इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सीधा सा है कि जो हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया का सूत्र हम जानते हैं NH3। इस अमोनिया से बनती है एमीन, अमोनिया की डेरिवेटिव है उससे बनाई जाती है, व्युत्पन्न है उसके, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया है एमीन्स सारे। अब इसमें 3 हाइड्रोजन है, आप एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन या तीनों ही हाइड्रोजन को एल्किल या एरिल समूह से रिप्लेस कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन, 2 को रिप्लेस करेंगे 2 डिग्री सेकेंडरी एमीन, 3 को रिप्लेस करेंगे 3 डिग्री टर्सरी एमीन। खैर ये सारी बात तो आगे हम क्लासिफिकेशन में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, यहां पर इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। यहां पर इस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए बच्चों कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। देखिए ये आपने जो डेफिनेशन देखी इसकी कि अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन को एल्किल या एरिल समूह से अगर रिप्लेस कर दें, प्रतिस्थापित कर दें, तो प्राप्त जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एमीन कहलाते हैं। इस बात को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटाकर यदि मैं यहां पर मैथिल समूह जोड़ दूं तो मैथिल एक हाइड्रोजन हटेगी तो यहां बच्चों क्या बच जाएगा, NH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो हटा दी है तो NH2, और वो जो हटने वाली हाइड्रोजन है उसकी जगह अपन जोड़ रहे हैं मैथिल, तो ये हो गया CH3 मैथिल समूह, और यहां पर क्या बचा हुआ है NH2। देखिए पहले नाइट्रोजन पे तीनों हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी, अब एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर मैथिल समूह जोड़ दिया, NH2 बचा हुआ उसके ऊपर है, तो ये हो गई एमीन। तो ये एमीन कैसे बनी बच्चों, जब हमने अमोनिया का एक हाइड्रोजन एल्किल यानी मैथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया, रिप्लेस किया, तो एमीन प्राप्त हो गई। अब ये एल्किल समूह का एक एग्जाम्पल देखा, ऐसे ही एक एरिल समूह का और देख लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त समूह एरिल समूह होते हैं, जैसे फेनिल समूह है C6H5। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल दोनों ही तरीके से ले लेता हूं मैं, एक तो इसको सीधा ऐसे लिख दूं मैं C6H5NH2। तो इसमें क्या किया गया है, अमोनिया का एक हाइड्रोजन है वो C6H5, बेंजीन जो होती है और एरोमेटिक कंपाउंड उसका सूत्र आप जानते हैं C6H6, उसका एक हाइड्रोजन हटते ही जो समूह बचता है एरिल समूह, उसको कहते हैं फेनिल। तो ये एरिल समूह जुड़ा तो यहां पर ये अपनी एमीन प्राप्त हो गई हमें, बस फर्क यहां पर ये है, ये एल्किल समूह से रिप्लेस किया यहां पर हमने हाइड्रोजन को, तो एलिफेटिक एमीन बन गई। यहां पर हाइड्रोजन को हमने एरिल समूह से रिप्लेस किया तो एरोमेटिक एमीन बन गई। ये फर्क होता है, ठीक है। इसी को यदि आप एरोमेटिक रिंग की स्ट्रक्चर के रूप में दिखाना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ये बेंजीन वाला एक हाइड्रोजन हटा, वहां पर आ गया NH2, कोई फर्क नहीं है दोनों में। चलिए अब यहां पर हमने डेफिनेशन में कहा है कि एक या अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने, अभी दोनों एग्जाम्पल जो हमने देखे हैं उनमें केवल अमोनिया की एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है हमने। तो आपके दिमाग में यह बात जरूर आ रही होगी कि ऐसे एग्जाम्पल्स भी हम देखें जिनमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटकर उसके स्थान पर एल्किल या एरिल समूह आए हों। तो ये एग्जाम्पल्स आपने नोट कर लिए, मिटा दूं इनको मैं। चलिए अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों और देखें आप, ये देखिए इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जो अमोनिया थी NH3 उसके 2 हाइड्रोजन हट चुके हैं और उसके स्थान पर 2 मैथिल समूह आ गए, 2 एल्किल समूह आ गए। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, यानी ये भी क्या है, एमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और देखें। अब की बार वाला जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं उसमें अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को एल्किल समूह, और यहां पर हमने एल्किल समूह के रूप में लिया है मैथिल समूह, तो मैथिल समूह द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। तो अब डेफिनेशन आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गई कि एमीन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहेंगे, एमीन किन कार्बनिक यौगिकों को कहेंगे जिनमें या जिनका निर्माण कैसे होता है,
अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन को हटाकर यानी प्रतिस्थापन करके उसकी जगह कौन आ जाए, एल्किल या एरिल समूह अगर जुड़ जाए तो ऐसा होने से जो कार्बनिक यौगिक बनते हैं वो कहलाते हैं एमीन। तो एमीन की डेफिनेशन हमारे समझ में आ गई और इसके कुछ एक एग्जांपल्स हमने देख ली। यहां पर एग्जांपल्स में न नाम के बारे में आपको सोचना है, ने वो अभी जो अपन ने डिस्कस किया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, कुछ नहीं सोचना है। केवल आपको फिलहाल इतना ही समझना है कि नाइट्रोजन जो होती है अमोनिया में, उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन होती हैं। तीनों में से एक हाइड्रोजन हटकर अगर एल्किल या एरिल समूह आता है तो भी वो एमीन ही बनाएगा। 2 हाइड्रोजन हटकर 2 समूह आते हैं तो भी एमीन ही बनेगी। और 3 हाइड्रोजन हटकर अगर समूह नए जुड़ते हैं एल्किल या एरिल समूह तो भी वो एमीन ही बनेगी। यानी अमोनिया के हाइड्रोजन हटकर एल्किल या एरिल समूह का आना, इससे एमीन का निर्माण होता है। फिलहाल केवल इतना ही कंसेप्ट समझना। अब वो एक आने से कौन सी बनती है, 2 से कौन सी, 3 से कौन सी, ये आगे क्लासिफिकेशन में अपन देख लेंगे। चलिए ये बात आपके क्लियर हो गई। चलो बच्चों इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं कि ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं एमीन्स वाला, एमीन का क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या महत्व है, क्यों पढ़ते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना बहुत जरूरी है ताकि हमें यह पता लगे कि जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम पढ़ने जा रहे हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है, कहां कहां ये काम में आते हैं, क्यों जरूरी है उनके बारे में पढ़ना। तो इसके लिए कुछ 3-4 पॉइंट्स के बारे में बच्चों हम डिस्कस करेंगे। देखिए जहां तक इनकी उपलब्धता की बात है तो ये प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं, नेचुरली भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से एमीन होती है, यानी प्रकृति में ये जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें होती हैं। प्रोटीन में बच्चों आपको पता है कि प्रोटीन एक बहुलक है और एमिनो अम्ल नाम के एकलक इकाइयों से बनती है प्रोटीन, एमिनो अम्ल। और एमिनो अम्ल की जो स्ट्रक्चर है ना, आपने पढ़ी होगी, ज्विटर आयन होता है उसमें। एमिनो अम्ल में NH2 समूह होता है जो कि 1 डिग्री एमीन में पाया जाता है। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर में एमीन होती है बच्चों। इसी प्रकार से विटामिन्स, हार्मोन, एल्कलॉइड्स, इनमें भी एमीन, इन यौगिकों की संरचना में, इनके संगठन में एमीन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हार्मोन की अपन बात करें तो एक हार्मोन होता है एड्रिनेलिन। कौन सा हार्मोन है? एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन इसकी स्ट्रक्चर में एमीन में जो समूह पाए जाते हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है ये एड्रिनलिन। इसी प्रकार से एल्कलॉइड्स की यदि अपन बात करें बच्चों तो इफेड्रिन नाम का एक एल्कलॉइड होता है, इफेड्रिन, जो इफेड्रा प्लांट से लिया जाता है, इफेड्रिन। वो भी अगर उसको भी संरचना के हिसाब से देखें तो उसमें भी एमीन उपस्थित होती हैं। एमीन युक्त समूह आगे हम डिस्कस करेंगे। तीनों प्रकार की एमीन जो होती हैं उनमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रकृति में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं, ऐसे विटामिन्स हैं, ऐसे हार्मोन हैं, ऐसे एल्कलॉइड हैं जिनमें एमीन युक्त संरचना पाई जाती है। एमीन के जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो इनमें उपस्थित होते हैं। चलिए अब जो सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, देखो प्रकृति में, ये तो प्रकृति में, नेचर में, जैसे जंतुओं के शरीर में, पादपों के शरीर में जो होते हैं वो नेचुरल कंपाउंड्स अपन कहते हैं। तो ये सारे नेचुरल कंपाउंड्स हैं, उनमें एमीन वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसी प्रकार से सिंथेटिक जो मानव निर्मित जो कंपाउंड्स हैं उनमें जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बहुलक हैं, पॉलीमर्स। अब बहुलक में एक सिंपल सा उदाहरण देख लें, आपका पढ़ा हुआ है, जैसे नाइलॉन 6 है, खूब पढ़ा है बच्चों आपने इसके बारे में, नाइलॉन 6। तो इसमें आप कहते हैं एडीपिक अम्ल और हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन, लास्ट में क्या आ रहा है उसमें? एमीन। तो
बहुलक जो होते हैं, पॉलीमर्स जो होते हैं, उनमें भी एमीन उपस्थित होती हैं। इसी प्रकार से जो रंजक हैं, जो डाई हैं, जो कागज, कपड़े, रेसे, उनको रंगने के लिए, कोई विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए जिनको काम में लिया जाता है, तो डाई, बहुत सारी ऐसी डाई हैं जिनमें एमीन ग्रुप उपस्थित हैं। इसी प्रकार से जो औषधियां होती हैं बच्चों, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी ड्रग्स, उनमें भी एमीनो जो समूह है, एमीन जो 3 टाइप की एमीन होती हैं, वो बहुत सारे जो फंक्शनल ग्रुप एमीन के हैं वो इनमें उपस्थित होते हैं। 2 बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल यहां पर बच्चों लिए गए हैं आपके लिए, जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक तो नोवोकेन है, कई बार एग्जाम में, इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नोवोकेन बहुत इंपॉर्टेंट है। नोवोकेन दरअसल एक एनेस्थेटिक है। क्या है? एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक का मतलब यह हो गया कि यह निश्चेतक है। आपको पता ही है कि एनेस्थेटिक या निश्चेतक जो पदार्थ होते हैं उनका वो बेहोश करने के लिए काम है, चेतना शून्य करने के काम में, बेहोश करने के काम में लिए जाते हैं। एनेस्थेटिक जो कंपाउंड होते हैं, वो एनेस्थेटिक जो कंपाउंड काम में लिए जाते हैं, मोस्टली सर्जरी से पहले इनको काम में लेना होता है ताकि मरीज को दर्द का एहसास ना हो, क्योंकि असहनीय पीड़ा होती है उसमें। तो अब जो एनेस्थेटिक जो कंपाउंड है वो बच्चों 2 तरीके के होते हैं। एक तो एनेस्थेटिक ऐसे होते हैं जिनसे पूरा शरीर सुन्न हो जाता है, अगर बड़ी कोई सर्जरी है तो वो काम में लेते हैं। दूसरे एनेस्थेटिक जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं जिन्हें कहते हैं, जिनको लोकल एनेस्थेसिया के लिए काम में लिया जाता है। मान लीजिए ये जो अपना नोवोकेन होता है ना, ये मोस्टली डेंटल सर्जरी के, जैसे दांत कोई खराब हो गया हो, सड़ गया हो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो, उसके लिए एक दांत को निकालना हो, तो केवल एक फिक्स एरिया है जहां से अपने चाहते हैं कि वहां से उसको एनेस्थेसिया वहां कर दिया जाए, तो वो केवल एक शरीर के एक छोटे से हिस्से को ही सुन्न करता है, उसको बोलते हैं लोकल एनेस्थेसिया। और ये जो नोवोकेन है ये बच्चों मोस्टली डेंटल सर्जरी में, दंत जो चिकित्सा होती है या दांतों में शल्य क्रिया से संबंधित जो भी, जहां भी जरूरत पड़ती है वहां पर ये बच्चों काम में आता है। नोवोकेन मोस्टली डेंटल सर्जरी में इसको लोकल एनेस्थेसिया, निश्चेतक के रूप में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन दूसरी ओर है बच्चों, बेनेड्रिल। खूब काम में लेते हैं, अपन जानते हैं, आप देखते हैं मेडिकल पे मिलती है ये बेनेड्रिल, और इसका उपयोग होता है, वो होता है एंटीहिस्टामिन के रूप में। इसका उपयोग बच्चों किस रूप में होता है? एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन का अगर मैं आपको अर्थ बताऊं तो मैं कहूंगा, आप इसको कह सकते हैं एंटी एलर्जिक कह दें आप इसको, इससे बात अपने समझ में आ जाएगी। एंटी एलर्जिक यानी शरीर में जो एलर्जी हो जाती है किसी भी कारक, किसी भी फैक्टर के कारण, उसको दूर करने में, एलर्जी के जो प्रभाव होते हैं शरीर पर, जो लक्षण होते हैं, उनको खत्म करने में जो मेडिसिन काम में आती है उसको बोलते हैं एंटी एलर्जिक, एंटीहिस्टामिन। क्योंकि जो एलर्जी के जो लक्षण हैं वो हिस्टामिन नामक पदार्थ, हिस्टामिन नाम का एक पदार्थ होता है हमारी बॉडी में, वो सिक्रेट होता है, तब एलर्जी के लक्षण आते हैं, तो उसके खिलाफ वो काम करता है, इसलिए इसको एंटीहिस्टामिन बोलते हैं। तो इसकी भी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी जो एमीन से संबंधित जो ग्रुप है वो उपस्थित होते हैं। यानी वास्तव में बेनेड्रिल नाम की जो एंटीहिस्टामिन है उसकी संरचना में एमीन वाले क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। एमीन वाले क्रियात्मक समूह में जब भी कहता हूं, इट मींस उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री किसी भी एमीन से संबंधित फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। 1 डिग्री में एमिनो होता है, 2 डिग्री में इमिनो होता है, और 3 डिग्री में टर्सरी नाइट्रोजन या नाइट्रिलो ग्रुप होता है, जिसको अभी हम क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये जो बातें हैं,
जो अभी डिस्कस की हमने ये बातें, उससे बच्चों आपके क्या समझ में आया? इससे आपके ये समझ में आया कि चाहे जंतु या पौधों के शरीर में जो प्राकृतिक रूप से जो यौगिक पाए जाते हैं, चाहे वो हो, या आज के समय में जो मैन मेड या जो सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, चाहे वो हो, दोनों ही तरह के कंपाउंड्स में एमिनो का बहुत बड़ा रोल है। नेचुरल कंपाउंड्स में भी और सिंथेटिक कंपाउंड्स में भी एमीन और इसके डेरिवेटिव्स हैं वो उपस्थित होते हैं, और इन कंपाउंड्स के निर्माण में, उनके सिंथेसिस में एक इनका महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए एमीन्स को अच्छे से पढ़ना, उनकी स्ट्रक्चर, उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बच्चों पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ जाते हैं, हम बात करते हैं एमीन की संरचना की। स्ट्रक्चर ऑफ एमीन, चाहे वो कोई सी भी एमीन क्यों ना हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उनकी वो सेम होती है। तो एमीन की संरचना, इसको समझ लेते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे तो बाद में इनके जो गुण हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो, शुरू से हम इस बात की चर्चा करते आ रहे हैं कि साहब एमीन है वो अमोनिया से बनती हैं, और 11th क्लास में अच्छे से समझा है हमने कि जो अमोनिया है उसमें केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन का संकरण का प्रकार कौन सा होता है? sp3। कौन सा होता है? sp3। तो उसी अमोनिया के डेरिवेटिव के रूप में खाली क्या हुआ है, जो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन जुड़ी, हाइड्रोजन हटकर एल्किल समूह जुड़ गया, तो उससे जो केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है उसके संकरण पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर रखें बच्चों आप, कि जो एमीन होती है किसी भी कैटेगरी की हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कोई भी एमीन में जो केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु है उसके संकरण का प्रकार बच्चों कौन सा होता है? sp3। संकरण का प्रकार कौन सा है? sp3। और संकरण के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको आप अच्छे से समझते हैं। sp3 संकरण में 1 s और 3 p कक्षक भाग लेते हैं, और संकरण का बेसिक रूल है कि जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं। तो इसमें भाग लेने वाले कक्षक कितने हैं? 3। इसका मतलब नए कक्षक कितने बनेंगे? 4। नए कक्षक कितने बनेंगे? 4। और चाहे अमोनिया में देख लें, चाहे एमीन में देख लें, आप अमोनिया की जैसे बात करें तो नाइट्रोजन के पास संकृत कक्षक कितने हैं? 4। लेकिन उस पर जुड़ने वाले जो समूह हैं वो कितने हैं? 3 ही हैं। इसका मतलब चारों में से एक संकृत कक्षक ऐसा होगा जो किसी अन्य कक्षक के साथ अति व्यापन नहीं करेगा। उसमें और केवल और क्या रहेगा? जो मैं यूं कहूं कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या जिसको आप लोन पेयर कहते हैं, एलपी, उसमें लोन पेयर रहेगा। वो किसी अन्य ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेगा। तो समझ लेते हैं इस बात को बच्चों। देखिए ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। अब sp3 संकरण हुआ इसमें, और sp3 संकरण से नए संकृत कक्षक कितने बनते हैं? 4। कितने बनते हैं? 4। और 4 संकृत कक्षक जो बनते हैं वो कौन सी ज्योमेट्री में व्यवस्थित होते हैं? टेट्राहेड्रल में। किसमें होते हैं? टेट्राहेड्रल में। नोट नहीं करना इस बात को अभी। एमीन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, चतुष्फलकीय ज्यामिति नहीं होती है। हम वहां से आगे चल रहे हैं समझते हुए इसको कि sp3 संकरण है तो जनरली sp3 संकरण होता है तो ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। तो अमोनिया में और एमीन में ऐसा क्यों नहीं है, इस बात को समझ रहे हैं हम। अब इसमें 4 संकृत कक्षक जो बने हैं बच्चों वो मैं यहां पर शो कर देता हूं। एक संकृत कक्षक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये बच्चों तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। क्लियर है बात?
ये 4 sp3 संकरण, जो केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है उसका sp3 संकरण हुआ उसमें बंद बनने से पहले, और 4 संकरित कक्षक बन गए। चाहे अमोनिया के आधार पे समझ लें, चाहे जो आगे एमीन है उनके आधार पे समझ लें, बात एक ही है। अब यहां पर अमोनिया की हम बात करें तो बच्चों उस पर जुड़ने वाले समूह कितने हैं? 3, और चौथा जो कक्षक होता है उसमें केवल रहता है एलपी, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो अन्य किसी के साथ शेयर नहीं किया हुआ है, किसी के साथ शेयरिंग नहीं है उसकी, तो ऐसा जो इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, उसमें है ये। ठीक है, अब जहां sp3 संकरण होता है वहां ये जो ज्योमेट्री आपके सामने बनी हुई है ये होती है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी, लेकिन यहां पर ये जो कक्षक है वो अतिव्यापन करेगा ही नहीं किसी के साथ, क्योंकि यहां पर जुड़ने वाले समूह कितने? 3 ही हैं, वो इन 3 के साथ जुड़ जाएंगे। तो अब यहां इस कक्षक में तो केवल एलपी रहेगा, और जो एलपी होता है उसको कभी भी ज्यामिति में, ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि फिजिकली तो ऊपर कुछ है ही नहीं, जुड़ा हुआ तो कुछ है ही नहीं, तो ऊपर तो इसके कुछ नहीं है, तो केवल इतनी स्ट्रक्चर, ये ज्योमेट्री बची। और ये जो ज्योमेट्री बची है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? पिरामिडी। क्या बोलते हैं इसको? पिरामिडी, पिरामिडल, पिरामिडल शेप उसको कहते हैं, नीचे से चौड़ी शेप और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं संकरी होती चली जाती है। देखो पिरामिड जैसी, किसके जैसी? पिरामिड जैसी, पिरामिडल शेप इसको कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होती है बच्चों एमीनो में। ठीक है, तो नंबर 1 बात, एमीन में जो नाइट्रोजन है उसके संकरण का प्रकार होता है sp3। नंबर 2 बात, ज्यामिति कैसी होती है? ज्यामिति होती है बच्चों पिरामिडी। बस केवल इतना ही लिखना आपको। नंबर 1 बात आप क्या लिख लेंगे? पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, एमीन में केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु, संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु का ही होता है अणु में, एमीन में केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित होता है। संकरण से बने हुए 4 कक्षों में 3 कक्षक तो अतिव्यापन द्वारा बंद बनाने में भाग लेते हैं, और जो चौथा कक्षक होता है उसमें केवल एलपी उपस्थित होता है, और इस एलपी उपस्थित होने से ही इसकी ज्यामिति कैसी होती है बच्चों? पिरामिडी। तो पहला पॉइंट तो ये संकरण वाला आप नोट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट नोट कर लेंगे कि जो एमीन के अणु हैं उनकी ज्यामिति पिरामिडी, पिरामिडल होती है। तीसरी बात बच्चों हम यहां पर करेंगे, जो पॉइंट नंबर 3 यहां पर अपन लेंगे, वो बच्चों हम लेने वाले हैं बंद कोण, बॉन्ड एंगल। इस तरह से अगर मैं एंगल एक देखूं इसमें, ये एंगल, तो ये एंगल एमीन में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? हम एमीन्स की बात कर रहे हैं, इसकी अमोनिया के साथ कंपेयर करके हमने पढ़ा इस चीज को, है ना। और नॉर्मली जहां sp3 संकरण होता है वहां आप सबको पता है कि नॉर्मली बॉन्ड एंगल वहां 109 डिग्री 28 मिनट होता है, आप सब जानते हैं इस बात को। लेकिन एमीन में ऐसा नहीं है। और क्यों नहीं है? 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझा था हमने इस बात को, VACPR सिद्धांत पढ़ा था हमने, कि जो LP होता है, अगर LP प्रेजेंट है तो वो बॉन्ड एंगल पर इफेक्ट डालता है, तो उसका इफेक्ट है। नॉर्मली sp3 संकरण से ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है, लेकिन एमीन में नहीं है। इसका कारण हमने समझ लिया, क्योंकि संकरण से बने 4 कक्षकों में से 3 ही बंद बनाने में भाग लेते हैं, चौथे में LP होता है। और LP वाला कक्षक ज्योमेट्री में, ज्यामिति में कंसीडर नहीं होता, ज्यामिति में उसका कोई रोल नहीं होता है। तो केवल इतनी ज्यामिति रह गई इसकी, और ये ज्यामिति इसकी कैसी है? पिरामिडी है। ओके, अब बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल का क्या फर्क पड़ना चाहिए ये थोड़ा सा समझा। वहां हमने एक चीज, एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है उसका ये ऑर्डर होता है, LP
एलपी के बीच में जो रिपल्सन है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर एलपी और बीपी के बीच में, और सबसे कम होता है बीपी और बीपी के बीच में। बॉन्डेड पेयर है बीपी तो एलपी लोन पेयर। अब यहां पर देखो कि ये जो यहां जो भी कक्षक जुड़ेगा, जो भी एमीन आपने ले रखी है, जो भी समूह यहां जुड़ेगा, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा वो तो बीपी है, और ये किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है, बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहा है, तो ये एलपी है। तो इनके बीच में जो प्रतिकर्षण है, यहां जो बॉन्डेड पेयर है, यहां जो बॉन्डेड पेयर है, इनके बीच में जो रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है, उसकी तुलना में ये वाला प्रतिकर्षण ज्यादा है ना। तो ये समझिए, ये इधर वाले बीपी को भी ज्यादा प्रतिकर्षित कर रहा है। प्रतिकर्षित का मतलब अपने से दूर धकेल रहा है, और इधर वाला जो बीपी है उसको भी ये दूर धकेल रहा है। तो दूर धकेलेगा, इसका मतलब इधर से ज्यादा बल लग रहा है, इधर से भी ज्यादा बल लग रहा है, तो ये क्या होगा, इससे दूर जाएंगे ना। और इससे दूर जाएंगे तो देखो ऐसे है ये, इससे दूर जाएंगे ऐसे आएंगे, तो इनके बीच का जो कोण है वो तो कम हो जाएगा ना भाई। बॉन्ड एंगल, इनके बीच का जो एंगल है वही तो ले रहे हैं। अगर ये एलपी नहीं होता तो ये जो बीपी है या ये जो कक्षक ये थोड़ा ऊपर होता, क्योंकि इस पे प्रतिकर्षण नहीं लगता। इस साइड से प्रतिकर्षण लगने से ये दब गया नीचे, इस पे प्रतिकर्षण लगने से ये भी नीचे दब गया, तो इन दोनों के बीच का जो कोण है उसमें कमी आएगी, बॉन्ड एंगल में कमी आएगी। इसीलिए इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है। अब जैसे एक स्पेसिफिक उदाहरण की अगर हम बात कर लें तो जैसे मैं कह दूं कि ट्राइमेथिल एमीन, ट्राइमेथिल एमीन, ट्राइमेथिल एमीन का मतलब हो गया कि यहां तीनों मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, ये हो गया ट्राइमेथिल एमीन। अगर ये है तो इस बॉन्ड एंगल का जो मान है वो होता है बच्चों 108 डिग्री। ये एक स्पेसिफिक उदाहरण लेकर हमने समझा इस बात को। कुल मिला के बात ये है कि जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। अब अगर वो ट्राइमेथिल की बजाय ट्राइएथिल है तो कोण में थोड़ा और परिवर्तन आएगा। तीनों समूह हैं, उनमें से 2 मेथिल 1 एथिल है, तो कोण अलग होगा। कौन से समूह जुड़े हुए हैं उनका भी फर्क पड़ता है, लेकिन एक बात तय है कि ये जो बॉन्ड एंगल है, बंद कोण है, वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। तो बच्चों एमीन की संरचना में, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन में 3 ही पॉइंट आपको याद रखने, केवल 3 पॉइंट, कंक्लूजन इसका। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? नंबर 1, एमीनो में केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित होती है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, एमीन अणुओं की ज्यामिति पिरामिडी होती है। नंबर 3 बात, इनमें बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है, 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है, क्योंकि एलपी का प्रतिकर्षण प्रभाव ज्यादा होता है। यह आगे नोट कर लेना इसमें, क्योंकि एलपी की उपस्थिति के कारण प्रतिकर्षण अधिक होता है। बस केवल 3 लाइन, 3 पॉइंट, और उसके साथ ये स्ट्रक्चर आपको बना लेनी है, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु दिखा दिया हमने, एलपी दिखा दिया, और जो 3 बंद बनाने में जो इसके संकरित कक्षक भाग लेते हैं उनका विन्यास दिखा दिया हमने, और उनके बीच में जो कोण होता है वो बॉन्ड एंगल हमने दिखा दिया। और जो स्ट्रक्चर आप बनाओ उसके नीचे ये नाम लिख देना आप, ट्राइमेथिलेमीन। और अगर आप ट्राइमेथिलेमीन लिखते हो तो यहां बॉन्ड एंगल का मान लिख देना आप, और वो कितना लिख दोगे? 108 डिग्री। तो एमीन की स्ट्रक्चर समझ में आ गई आपके? संकरण का प्रकार, ज्यामिति कैसी होती है, बंद कोण कितना होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें स्ट्रक्चर में हो गई। इससे हमें आगे जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो समझने में बहुत हेल्पफुल ये रहेगा, क्योंकि इसमें जो ये एलपी पाया जाता है इसके बहुत सारे भौतिक और रासायनिक गुणों को ये एलपी की जो प्रेजेंस है वो प्रभावित करती है। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। पढ़ते रहे आप इसी प्रकार से। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेकर के आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स और साथ में नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।